वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 30 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले जानकारी है कुछ ऑप्शनल्स के बारे में। राइट नाउ 3 ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, पीएसआईआर, हिंदी और ज्योग्राफी। आप इनकी फीस को नो कॉस्ट ईएमआई में पे कर सकते हैं। यूजुअली जब आप ईएमआई लेते हैं तो फी थोड़ी बढ़ जाती है। नो कॉस्ट ईएमआई में ऐसा नहीं होता। आप सेम फी को इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में 26 नवंबर के पहले इनरोल होकर पे कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ पे मेल कर दीजिए। इसके अलावा अभी ओनली आईएएस ने एक नई अनाउंसमेंट की है। कुछ नया प्लान किया जा रहा है, पता तो नहीं, लेकिन इस संबंध में एक वीडियो आई है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आप आसानी से पहुंच जाए, शायद कुछ समझ में आ जाए। हमारा पहला आर्टिकल होमोसेप के बारे में है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, होमो और सेप। अभी इसका मतलब नहीं बताता हूं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एक रोबोट। अगर हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर पाए तो ये सेप्टिक टैंक्स में जो इंसानों को भेजकर सफाई करवाई जाती है उस समस्या से निदान दिला देगा। क्या होता है, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनके ऊपर का मुहाना थोड़ा कम स्पेस वाला होता है, नीचे जगह ज्यादा होती है। जो मलमूत्र होता है वो गाद के रूप में, स्लज के रूप में यहाँ पे जम जाता है, जिससे सेप्टिक टैंक में ब्लॉकेज आ जाता है और इसे साफ करने के लिए एक इंसान को नीचे जाकर कई बार डुबकी भी लगानी पड़ जाती है। उनके पास प्रॉपर टूल्स नहीं होते। एक तो ये खतरनाक है, कई बार जहरीली गैसेस की वजह से उनकी जान चली जाती है। दूसरी बात थोड़ा इनह्यूमन है कि एक इंसान की गंदगी को दूसरा इंसान साफ कर रहा है, दैट टू मैनुअली। होमोसेप इसका समाधान हो सकता है। इसका फुल फॉर्म है होमोजेनाइजर ऑफ सेप्टिक टैंक्स। ये एक पोर्टेबल रोबोट है, काइंड ऑफ टूल है। इसमें एक शाफ्ट है, डंडा कह लीजिए आप, जिसके नीचे एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला अटैच्ड है। इन्वर्टेड अम्ब्रेला का मतलब यह है कि जो अम्ब्रेला होता है उसमें आपको छतरी कुछ ऐसे दिखती है ना, इसमें ये आपको ऐसे दिखेगी। यहां पर चूंकि जैसा हम बात कर रहे थे कि ऊपर का मुहाना थोड़ा छोटा होता है, तो आप इसे आसानी से इसके अंदर ले जाके खोल सकते हैं। फिर ये ऐसे जो सेप्टिक टैंक है उसके भीतर फैल जाएगा और इसकी मदद से जो उसका इंटीरियर है, जो कि थोड़ा बड़ा होता है, उसे साफ करने में आसानी होगी। जो स्लज होता है वो सेप्टिक टैंक में जम जाता है गाद के रूप में, जिसे काट के टुकड़े टुकड़े करना पड़ता है, क्योंकि वो जमा होता है तभी हम उसे निकाल पाते हैं। तो अगर हम होमोसेप का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज में काफी सहूलियत हो जाएगी। कई सारे और इनिशिएटिव्स हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग से एसोसिएटेड हैं, समझ लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। यहां पर यह कहा गया है कि जो सीवर की क्लीनिंग है वो उसे कंप्लीटली मैकेनाइज करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जाकर सीवेज में उसकी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से कई बार जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, 1993 के एक्ट को सुपरसीड करके ये कानून लाया गया था। इसमें यह कहा गया था, जैसे पहले तो ये था कि जो वेट लैट्रिन है उसे साफ नहीं करना है, लेकिन ड्राई लैट्रिन के संबंध में ऐसी बात नहीं कही गई थी। यहां पर ड्राई लैट्रिन को भी प्रोहिबिट कर दिया गया और कोई भी ऐसा मैनुअल वर्क जिसमें हम मलमूत्र को साफ कर रहे हैं, अगर वो अस्वास्थ्यकर है तो उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। राष्ट्रीय गरिमा अभियान महिला मुक्ति यात्रा के रूप में इसे स्टार्ट किया गया था कि 30 नवंबर 2012 के बाद भोपाल में मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग समझ रहे हैं ना, जब एक इंसान सीवेज को जाकर मैनुअली साफ करता है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में यह कहा गया कि इसमें जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स थे उनको इंक्लूड कर लिया गया, बिकॉज यूजुअली वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये काइंड ऑफ एट्रोसिटी होती है उनके ऊपर कि उन्हें ये काम करना पड़ जाता है। जुडिशियल इंटरवेंशन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे के ये कहा सरकार से कि 1993 के बाद जो भी सीवेज वर्कर्स सीवेज में काम करते वक्त मारे गए उनके परिवार को 10 लाख का कंपनसेशन डेटा रिकॉर्ड करके दिया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया रिपोर्ट के बारे में है। गांवों में हेल्थ केयर की स्थिति क्या है, इस पर अक्सर चर्चा होती रहती है, ये चर्चा का विषय भी रहता है। लेकिन शहरों में स्थिति क्या है, इस पर बहुत कम चर्चा देखने को मिलती है। अच्छी बात है, यहां पर इस संबंध में एक रिपोर्ट आई है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। क्या निकल के आया या क्या उद्देश्य रहा, इस रिपोर्ट में एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई हेल्थ वल्नरेबिलिटी को या फिर इनइक्वालिटी को सिटीज में देखिए ये देखने को मिलता है कि एक तबका बहुत ही ज्यादा वेल ऑफ होता है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा बेहतर होता है, जबकि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही डाउन है, वो जैसे तैसे शहरों में अपना गुजारा कर रहे हैं। ये इनइक्वालिटी आपको शहरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी।
उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट कैसी है, आने वाले डिकेड में जो सर्विसेज मिलेंगी उन्हें, उनकी क्या स्थिति होगी, इसे ही एनालाइज किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या निकल के आया, शहरों में रहने वाली जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 1/3 है, 1/3 पॉपुलेशन शहरों में रहती है। ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1960 में ये महज 18% थे, 2001 में 28% और 2019 में ये पॉपुलेशन 34% है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की। अर्बन पॉवर्टी भी बढ़ी है, शहरों में रहने वाले लगभग 30% लोग गरीब हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो रिचेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया के अर्बन सोसाइटी में बहुत कम है। इंडिया के अर्बन सोसाइटी में रहने वाला एक व्यक्ति जो बाकी के वेल ऑफ कंट्रीज हैं उनकी तुलना में 9.1 ईयर्स कम जीता है अगर हम मेल की बात करें तो, और वुमेन की बात करें तो वो 6.2 ईयर्स कम जीती हैं। तो ये इंडिया के अर्बन एरियाज में वल्नरेबिलिटीज को पोर्ट्रे करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिथुआनिया के बारे में है। भला ये न्यूज में क्यों है? चाइना ने ऑफिशियली डाउनग्रेड कर दिया है अपने डिप्लोमेटिक टाइज को लिथुआनिया के साथ, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। क्यों? भला ऐसा चाइना ने क्यों किया? क्योंकि लिथुआनिया ने ताइवान को अलाउ कर दिया कि वो उनकी कैपिटल विल्नियस में डिफैक्टो एम्बेसी खोल सकते हैं। इस बात से चाइना बहुत नाराज हो गया। तो क्या ताइवान ने इसके पहले किसी भी देश में कभी भी कोई एम्बेसी नहीं खोली थी? ऐसा नहीं है। ताइवान की कई सारे देशों में या तो एम्बेसी या एम्बेसी जैसी एक संस्था एग्जिस्ट करती है, एक ऑफिस वो बनाते हैं, लेकिन वहां पर नाम ताइवान नहीं लिखा जाता बल्कि चाइनीज ताइपे लिखा जाता है, क्योंकि ताइवान को चाइना अपना हिस्सा बताता है, ऑल्दो वह अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और पूरी दुनिया पर दबाव डालता है कि वो भी ताइवान को चाइना का हिस्सा ही समझे। लेकिन जब विल्नियस में उन्होंने अपनी एम्बेसी का नाम ताइवान रख लिया तो इससे चाइना बहुत नाराज हो गया और उसने लिथुआनिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड कर दिया। लिथुआनिया की पहले आप लोकेशन देखिए, ये है मैप यूरोप का, और यहां पर बेलारूस का पड़ोसी देश आपको रेड कलर में लिथुआनिया दिख रहा है। बड़ा मैप देखिए, पड़ोसी देश भी दिखेंगे। नॉर्थ में मिलेगा लातविया, यहां पर ईस्ट में बेलारूस, साउथ में मिलेगा पोलैंड, और थोड़ी सी टेरिटरी यहां पर रशिया की भी है। रशिया का किलिनिंग्रैड ओब्लास्ट, ये जो रीजन है ये वैसे तो यूरोप के काफी भीतर आ जाता है, स्टिल ये रशिया का ही पार्ट है। तो ये आप जानते रहिए, आपको हो सकता है इस बारे में ना पता रहा हो। तो लिथुआनिया बाल्टिक रीजन का एक देश है। यहाँ पे बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी के आसपास जो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों को ही बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। ये बाल्टिक सी के ईस्टर्न शोर पे हमें मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रिप्टोकैरिया मुथुआरियाना के बारे में है। ये पेड़ की एक नई प्रजाति है जो कि क्रिप्टोकारिया जीनस से बिलोंग करती है। इसे केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एडमालाकुडी में अभी हाल ही में स्पॉट किया गया। एक्चुअली में वहां पर एक मुथुआ ट्राइब पाई जाती है, उन्हीं के ऑनर में इसे नाम दिया गया क्रिप्टोकैरिया मुथुआरियाना। ये लॉरेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना याद रहे समस्या की बात नहीं है। इस फैमिली के लगभग 300 पेड़ हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिल जाते हैं, लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया। ये जो पेड़ हैं इस जीनस के, वो 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। इनके पत्ते बहुत चौड़े नहीं होते। इनकी काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल वैल्यू है। इसी आधार पर इसकी सिग्निफिकेंस को पोर्ट्रे किया जा सकता है। मुथुअर या फिर मुथुअन ट्राइब की बात करते हैं जिनके ऊपर इन्हें नाम मिला। जो मुथुअन है ये एक मलयालम वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा जो अपनी पीठ पर कुछ लेकर चले। पहले ये अपने बच्चों को या फिर अपने सामान को अपनी पीठ पर लेकर चलते थे, इसी वजह जब ये वेस्टर्न घाट में माइग्रेशन करते थे तब इन्हें नाम मिला मुथुअन। यहां पर देखिए ये अपनी खुद की बोली इस्तेमाल करते हैं, डायलेक्ट मतलब बोली। यद्यपि बाकी लोगों से या तो मलयालम या फिर तमिल में कम्युनिकेट करते हैं, बट इनकी अपनी खुद की भी एक भाषा है या बोली है, कहें ज़्यादा एग्जैक्ट रहेगा। ट्रेडिशनली जो मुथुअन्स हैं वो नोमैडिक एग्रीकल्चरलिस्ट रहे हैं, एक जगह टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हंटर्स थे, ट्रैपर्स थे और ट्राइबल रीजनलिस्ट थे, एक रीजन में रहना पसंद करते थे। वर्तमान में ये खुद को हिंदू बताते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्लाई ऐश के बारे में है। एक्टिविस्ट और फिशरमैन कंप्लेन कर रहे हैं जो नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन है उससे निकलने वाले फ्लाई ऐश को लेकर। फ्लाई ऐश क्या होता है?
ये कोल के बर्न होने पर उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है। हम देखते हैं जब हम कोल जलाते हैं तो एक सफ़ेद सी लेयर आ जाती है, फिर वो हवा में उड़ जाती है। जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं वहाँ पर भी जो उनका कंबशन चैम्बर होता है या चिमनी होती है, उसमें जो गैसेस निकलती हैं उन्हीं के साथ फ्लाई ऐश भी निकल के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। जो कोल से निकलने वाला फ्लाई ऐश होता है उसमें हमें आर्सेनिक, लेड और मरकरी भी मिलता है। ये देखने में तो पोर्टलैंड सीमेंट जैसा दिखता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन फ्लाई ऐश का पोर्टलैंड सीमेंट से अलग होता है। पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो एक बाइंडिंग मटेरियल है, पानी के साथ मिलने पर यह काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। इसे लाइमस्टोन और क्ले के मिक्सचर से बनाते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट से मिलकर बनता है, जबकि हमने देखा कि फ्लाई ऐश का कंपोजिशन ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। यूज़ की बात करें तो फ्लाई ऐश का इस्तेमाल भी हम सीमेंट प्रोडक्ट के तौर पे कर सकते हैं। रोड बेस के लिए, मेटल रिकवरी और मिनरल फिलर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नुकसानदेह भी है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है, हार्ट डिसीज, कैंसर, सांस की समस्या और स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है एटमॉस्फेयर में अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो। एक प्रश्न आया था 2020 के प्रीलिम्स में, 3 स्टेटमेंट हमारे सामने। पहला ये है कि कोल ऐश आर्सेनिक कंटेन करता है लेड और मरकरी के साथ साथ। दूसरा ये कि जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एनवायरमेंट में निकालते हैं। और तीसरा ये है कि जो इंडियन कोल है उसमें ज़्यादा ऐश कंटेंट होता है। तो इस आधार पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। मैं आपको बता दूं कि 3 के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, सो डी इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में है। इलेक्शन कमीशन ने अभी एक एप्लीकेशन रिसीव किया है एक नए पॉलिटिकल एसोसिएशन से, या आप इसे पॉलिटिकल आउटफिट कह लीजिए। मैं पार्टी नहीं कह रहा हूं क्योंकि पार्टी अभी ये बनी नहीं है। ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बिलोंग करता है कैप्टन अमरिंदर सिंह से, जिन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी से ऑफिशियली रिजाइन किया और एक नई पार्टी अनाउंस करा। उसे इन्होंने नाम दिया है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो आरपीए 1951 के सेक्शन 29A के तहत उन्हें रिकॉग्नाइज करें या रजिस्टर करें। इलेक्शन कमीशन किसी भी जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर करते हैं। उन्हें जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है खुद के बनने के 30 दिनों के भीतर एप्लीकेशन देना होता है इलेक्शन कमीशन के सामने कि आप हमें रजिस्टर करिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से और आरपीए 1951 के सेक्शन 29A से मिलती हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन को अगर वो चाहता है तो राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर करें। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या करना होगा किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन को पार्टी बनने के लिए? उन्हें अपने प्रपोज्ड नाम को 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में और 2 लोकल डेलीज में पब्लिश करवाना होगा। फर्दर 2 दिन का समय इलेक्शन कमीशन देता है किसी भी अन्य व्यक्ति को कि अगर आपको इस नाम पे कोई ऑब्जेक्शन है तो कर दीजिए। उसके बाद वो उस नाम को अपनी नोटिस जो उनका होता है वेबसाइट पर उसमें भी पब्लिश कर देते हैं। भारत में किसी भी पार्टी के नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने का क्या मैकेनिज्म है? कोई भी पार्टी भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन सकता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। उसके लिए उसे 4 से ज्यादा राज्यों में या फिर 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट पाने होते हैं। ये या तो जनरल इलेक्शन में हो सकते हैं या फिर अलग अलग राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उनमें भी हो सकते हैं। आप 6% वोट लेकर आइए, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। एडिशनली उन्हें 4 सीट्स भी अवेल करनी होंगी हाउस ऑफ पीपल में या फिर जो राज्य हैं वहां पर, जो उनकी असेंबली है वहां पर। इसका एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है, अगर वो सीधे सीधे 2% सीट अवेल कर लें। कहां? लोकसभा में। जैसे 543 मेंबर के हिसाब से 11 सीट आती है और इनकी ये जो 11 सीट्स हैं ये कम से कम 3 राज्यों से आती हों, तब भी ये नेशनल पार्टी बन जाएंगे। किसी भी पार्टी के स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने का क्या तरीका है? स्टेट में जितने भी वैलिड वोट्स पड़े हैं उनका 6% अगर किसी पार्टी को मिल जाता है या तो जनरल इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। इसके अलावा उन्हें 2 सीट्स भी जीतनी होंगी, तब वो एक स्टेट पार्टी बन जाते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि वो कम से कम 3% जो वोट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, एग्जैक्टली नॉट वोट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका 3% अगर उन्हें मिल जाए या फिर कम से कम 3 सीट मिल जाए, जो भी ज्यादा है, या तो 3% सीट या फिर 3 सीट जो ज्यादा है, अगर वो उन्हें मिल गया तो वो स्टेट पार्टी बन जाते हैं।
अब भला कोई क्यों स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनना चाहेगा, क्या फायदा होता है? उन्हें एक रिजर्व सिंबल मिल जाता है। स्टेट पार्टी है तो स्टेट के लिए और नेशनल पार्टी है तो पूरे देश के लिए उनके पास एक एक्सक्लूसिव सिंबल होगा जो सिर्फ वो यूज करेंगे। अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो उन्हें जो नॉमिनेशन फाइल करना होता है केवल एक प्रपोजल की आवश्यकता पड़ती है। जो पार्टी है उसे 2 इलेक्टोरल रोल फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन कमीशन की ओर दिए जाते हैं। फर्दर जनरल इलेक्शन में जो उनका कैंडिडेट होगा उसे भी एक इलेक्टोरल रोल जिसमें लिस्ट होता है सभी वोटर्स, जो नाम होते हैं सभी वोटर्स के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैंडिडेट को एक लिस्ट दी जाएगी। उनके पास आकाशवाणी और दूरदर्शन पे पब्लिकेशन के राइट्स भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं। उनके जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं, कई बार कई सारी पार्टी स्टार कैंपेनर डिसाइड करती हैं, उनका जो खर्चा होता है वो कैंडिडेट के खर्चे में अकाउंटिंग में नहीं जाएगा। ये सारे फायदे जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं उन्हें मिलता है। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। होमोसेप, ये बैंकिंग सर्विसेज में रोबोटिक हेल्प देगा। गलत है, ये सेप्टिक टैंक में मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम करने के लिए है। लिथुआनिया, फ्रांस, बेलारूस, पोलैंड और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, फ्रांस के साथ शेयर नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। मुथावुर या मुथुवन ट्राइब, ये आसाम की है, नहीं, हमने देखा था ये ट्राइब केरला से बिलोंग करती है, मेजरली साउथ इंडिया से, तो ये भी गलत हो गया। फ्लाई ऐश, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, दैट्स ट्रू। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए एलिजिबिलिटी कम से कम 4 सीट्स हाउस ऑफ पीपल में किसी भी स्टेट से या फिर कई सारे स्टेट से। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तो आज का सेशन यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे, रिवाइज करिएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद ओनली एज सिंगल सर्च कर सकते हैं। 1,25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिखें, उस चैनल को ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा। तो चलिए यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।